चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी का ये सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम बाकी के जो भी एनर्जी के सोर्सेस है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो सोर्स है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मींस व्हाट, देखो होगा आपने काफी बार कि आप गांव में गए होगे और यहाँ इस टाइप के काफी सारे बड़े बड़े विंड मिल लगे हुए होते हैं। इससे क्या होता है कि जो विंड, जो पवन, जो हवा मूव कर रहा है, उसके पास जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी का हम दूसरे फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में यदि कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। हमें कोई पैसा तो देना नहीं है विंड को के लिए, हवा तुझे इतना पैसा, तू मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे। सिंपल चीज, वो फ्री में मिल रही है, तो क्यों हम उसका यूज ना कर ले। नो पॉल्यूशन, ना कोई भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो विंड मिल है उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहां मैक्सिमम हवा बहुत जोर से आ रही होती है, मैक्सिमम स्पीड से आ रही होती है। तब हम, जैसे आप देख रहे हो विंड मिल होता है, और विंड मिल के नीचे एक टरबाइन होता है, जिस टरबाइन से जैसे ये घूमता है, ये घूमता है, जैसे नीचे भी टरबाइन भी घूमता है, और टरबाइन के जरिए वहां एक जनरेटर लगा होता है, वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो विंड एनर्जी इज वन टाइप ऑफ द ऐसी एनर्जी है जो नॉन पॉल्यूशन यानी कि कोई भी टाइप का पॉल्यूशन कर रही नहीं होती। बहुत सिंपल, जैसे पानी का फ्लो आ रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, हमने देखा कि पानी का फ्लो आ रहा था, उस पानी का फ्लो से हम टरबाइन चलाते थे, उस टरबाइन से जनरेटर चलाते थे, और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती थी। वैसे ही यहाँ यही चीज, यही कॉन्सेप्ट का यूज करके, लेकिन पानी की जगह हम यूज करेंगे हवा का। बस इतना कॉन्सेप्ट का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट चीज सेम है। जनरली अभी गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट करने के लिए काफी सारी सब्सिडी भी देती है, जस्ट स्पेशली फॉर ऐसा फार्मर कि जिसके खेत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना टफ होता है, लेकिन वहां विंड की स्पीड ज्यादा हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां विंड मिल लगाने के लिए 50% रुपीज फार्मर को खुद देती है। और वो जो एनर्जी जनरेट होती है वो फार्मर अपने खेत में जो भी मोटर या भी कोई भी चीज चलाने में यूज हो सकता है। यानी कि गवर्नमेंट को वो तार लंबाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, वहां वही खुद अपना सोर्स बनेगा, विंड एनर्जी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट द एनर्जी इन फार्मिंग, यानी फार्म के अंदर, खेतर के अंदर मैक्सिमम यूज होता है। क्या है उसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, वो हम देख लेते हैं। तो जनरली ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन जनरेट करता नहीं है, रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोर्स है। वो मेन है कि वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने यूज कर लिया, जैसे एग्जांपल फॉर 2 खेत है, अब इस खेत में विंड मिल लगाया था, इस खेत में भी विंड मिल लगाया था, यहाँ से पवन का झोंका है, हवा का झोंका, और यहाँ उसने यूज कर लिया और वो हवा अब यहाँ नहीं आएगी। ऐसा तो कोई चीज हो सकती नहीं है। मीन्स व्हाट कि हर एक लोगों को इक्वल अमाउंट में मिल रहेगी और वो भी फ्री में। तो इट इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नो रिकरिंग एक्सप्रेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं लगता, यानी कि सस्ती है। ओके, ये उसके सभी प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट भी कि वेरी लार्ज एरिया ऑफ, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, यानी कि आप मान सकते हो कि एक एरोप्लेन का जो विंड होता है इसके जितनी बड़ी बड़ी उसकी जो विंड पाइप, जो वो जो पाइप्स होती है वो होती है, तो बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से जनरली हमें बहुत सा एरिया, जो एरिया फार्मिंग में यूज होता था, कुछ प्रोडक्शन में यूज होता था, ग्रेन या फिर कोई भी चीज, वो अब एरिया फिक्स हो गया विंड मिल की वजह से। यानी कि उस पे हम कोई भी चीज बाद में कोई उगा सकते नहीं है, इसलिए बहुत सारी बहुत सारी जगह चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हर रोज, हर बार, हर एक सेकंड पे इक्वल अमाउंट में विंड की स्पीड सेम रहेगी, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो वो विंड स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म ऑलवेज, हर एक टाइम पे स्पीड इक्वल होती नहीं, इसलिए हर, ऐसा नहीं, काफी बार 2-3 दिन से समझ लो विंड आया ही नहीं, हवा आई नहीं है, तो क्या करेंगे, विंड मिल नहीं चलेगी, तब क्या करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े अमाउंट, इतने बड़े बड़े उसके जो पार्क होते हैं, विंड्स होते हैं, और उसका एस्टेब्लिश करना होता है, बड़ी बड़ी पाइप्स, लोखंड, ये सब कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए मैन पावर्स, इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ, वो भी है कि गवर्नमेंट अभी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 50% सब्सिडी दे रही है, लेकिन बाकी का जो 50% है वो भी एक फार्मर के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट।
ओके, नाउ आउटपुट इज लेस एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और पूरे खेत में जितनी भी आसपास के 10-15 खेत के अंदर एनर्जी सप्लाई मिलेगी, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जो हम एक्चुअली एक सिंपल एंड छोटा सा मशीन चलाने में यूज कर सकते हैं। तो वो जो एनर्जी का क्वांटिटी है, जो लाइट है, वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम क्वांटिटी में मिल रही है, तो वो भी उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो इको फ्रेंडली, सस्ती है, रिन्यूएबल है, ज्यादा एक्सपेंस नहीं लगता प्रोडक्शन में, लेकिन ज्यादा एरिया कवर करती है, विंड यूनिफॉर्म रहता नहीं है, इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाता है और इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी इतना आउटपुट मिलता नहीं, इसलिए इतना भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। अल्टरनेटिव यानी कि क्या? देखो, हर बार हर दिन हम पेट्रोल, डीजल, कोल, केरोसिन ये सब कुछ यूज कर रहे हैं जो कन्वेंशनल सोर्स है। अब प्रॉब्लम ये होगा कि वो नॉन रिन्यूएबल से एक बार खत्म हो गई तो हो गई, वी कैन नॉट मेक, हम खुद नहीं बना सकते उसको, तो क्या करेंगे? हमें कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा जो उस सोर्स को रिप्लेस कर पाए। जैसे एग्जांपल फॉर, जो चीज हम पेट्रोल डीजल यूज करते थे, ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे सोलर से चल रही या फिर एग्जांपल फॉर पानी से चल रही कार बना ले। पॉसिबल नहीं है, सॉरी, टफ है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसा कुछ अल्टरनेटिव सोर्स हमें ढूंढना ही पड़ेगा, बिकॉज एज आवर डिमांड 100 थाउजेंड्स एनर्जी हम यूज कर रहे, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ लीटर्स पेट्रोल, डीजल, किलोग्राम्स ऑफ कोल, ये सब इतना ज्यादा यूज कर रहे डेली बेसिस पे कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। तो यदि हम अपने बच्चों के लिए यानी कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए यदि एनर्जी बचा सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल यदि बचाना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ ऐसा दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जो इसको रिप्लेस कर पाए। सो दिस इज आवर हैंड कि हम ऐसा कोई टेक्नोलॉजी में कुछ प्रोग्रेस करें या फिर ऐसा कोई मशीन बनाए जिससे हम ये सब कुछ कर सके। ओके, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बहुत सारे टाइप है, जिसमें सोलर एनर्जी आ गई, एनर्जी फ्रॉम द सी से जो मिल रही, विंड एनर्जी जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस की, जियोथर्मल, बायोमास, ये काफी सारी एनर्जी है जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है। नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो हम रिसेंटली थोड़े टाइम से यूज करना स्टार्ट कर दिया, पहले हम नहीं यूज करते थे, हाँ, लेकिन अभी धीरे धीरे उसका यूजेस करना बढ़ा दिया है। तो हम वन बाय वन सारी एनर्जी को डीपली सीखेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मीन्स व्हाट? अब देखो, एक चीज मैं इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम जो सन से आ रही एनर्जी का यदि प्रॉपर यूज कर लेना, तो हमें किसी भी दूसरे सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप मानोगे नहीं, जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है, जो वेव्स, जो रे, जो लाइट, जो हीट हमारे अर्थ पे पहुंच रही है सन की वजह से, वो यदि हम प्रॉपरली यूज कर ले, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सन से आ रही 1% भी प्रॉपर एनर्जी का यूज कर लेना, यदि सोलर सेल, सोलर पावर, सोलर सेल के जरिए, तो ऐसा हो सकता है कि हर एक घर के अंदर फ्री में सब कुछ हो जाएगा, यानी कि कोल, पेट्रोल, डीजल कुछ भी यूज होने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो कम पॉसिबल है क्योंकि उस ऐसे टाइप के हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। तो सोलर सेल के जरिए, सोलर एनर्जी के जरिए हम 2-3 ऐसे डिवाइस है जो चला सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, जो जनरली अभी जो नीचे के मकान होते हैं, ओके, ग्राउंड बेस पे जितने भी मकान वाले हैं, फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जनरली काफी बार सोलर हीटर लगा देते हैं, सोलर सेल भी लगा देते हैं पूरा। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी यानी कि एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन्स रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन आ रहा है, वो जो एनर्जी हमें मिल रही है उसको हम बोलेंगे सोलर एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी। ओके, सोलर कांस्टेंट ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ध्यान रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सोलर कांस्टेंट यानी कि क्या, कि जो रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन सोलर कांस्टेंट, वैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं, सोलर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऊपर रेडिएशन, अमाउंट
ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में कितना रेडिएशन आ रहा है उसका जो रेशियो करेंगे तो उसको बोलेंगे सोलर कांस्टेंट। जनरली ये 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर इतनी एनर्जी मिल रही है, कितनी, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1360। अब मानोगे नहीं, इतनी ज्यादा एनर्जी है ना कि सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है ना अर्थ पे, यदि वो हम सारी एनर्जी को एक बार यूज कर लेना, सारी एनर्जी को, तो 1 साल के लिए हर एक घर के अंदर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है। खाली एक दिन में जो एनर्जी का यूज स्टोर कर ले, जितनी भी एनर्जी सन से आ रही है ना उसको हम स्टोर कर ले, एक दिन में जितनी भी एनर्जी आएगी, तो वो एक दिन की एनर्जी को हम 1 साल, यानी मैं तो ये 1 साल भी ज्यादा कम बोल रहा हूँ, 10-12 साल तक आप यूज करते रहो, खत्म नहीं होगी इतनी ज्यादा एनर्जी। क्योंकि मैं ये वैल्यू के बेस पे बोल रहा हूँ, ये जो 1360 वैल्यू है ना उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि इतनी ज्यादा एनर्जी सन से मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सन का जो ग्रीन हाउस यानी कि सॉरी जो ओजोन लेयर है वो 99% एनर्जी को तो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब बोलोगे सर तो हम अंदर नहीं ले सकते, लेकिन अंदर लेने जाएंगे तो हमारे सन अर्थ की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी ज्यादा एनर्जी को वो क्या कर पाए, डाइजेस्ट कर सके। तो हमारे लिए तो ये बेहतर ही है कि हम 99% को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कि जो ऑलमोस्ट भगवान ने अपने हिसाब से सही किया हुआ है कि सारी 99% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे, 1% ऑफ एनर्जी अंदर आ रही है जो सब कुछ चला रही है अर्थ के अंदर। तो आप मान सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी होगी। सोलर कुकर आपको दिख रहा है, बहुत इजी कंसेप्ट है कि जो भी सन के रे आ रहे हैं वो इतने गर्म हो गए, उसको ये कांच मिरर के जरिए हम इकट्ठा करेंगे, वो मिरर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके सारे रे को यहाँ पहुंचाएगा, जिससे ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट जो रे को अपने आप अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और जिसकी वजह से ये जो चीज रखी हुई है वो क्या हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगी। तो जो सारे रे मिरर से रिफ्लेक्ट होते अंदर ऑब्जेक्ट के आसपास, और अंदर कांच होता है जिससे अंदर एक ज्यादा हीट जनरेट होगी, वो हीट से हम कुक कर सकते हैं। ओके, इतना भी ज्यादा हीट नहीं होती, लेकिन इनफ हीट होती है कि कोई भी चीज को हम यदि बॉईल करना चाहे तो इजीली बॉईल कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द सोलर कुकर। एकदम सिंपल सा डिवाइस है, और इसके अंदर बेनिफिट ये रहता है सोलर कुकर में, पहले तो आप यदि कोई भी चीज को आप बॉईल करते हो तो 5 से 10 रुपए की एनर्जी यूज होता है, गैस आपका यूज होता है। दूसरा उस गैस यूज होता है उसमें 5 से 10 रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से एक बार खत्म होगी तो बाद में मिलेगी नहीं। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट कि जो चीज आप गैस स्टोव से गर्म करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्चुअली न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होता है। न्यूट्रिशन क्या हो जाते हैं, आप हीटिंग से यदि गर्म करें तो अंदर की जो चीज है उसके न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन सोलर कुकर में ऐसा नहीं होता, सोलर कुकर में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एज यूजुअल रहते हैं, जिससे हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना मिल सकता है। दैट इज मेन प्लस पॉइंट ऑफ सोलर कुकर्स। ओके, चलो इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी, इतना समझा इसमें, अदरवाइज में आगे बढ़ू। गुड। सोलर पैनल्स आपने देखी होगी। ओके, अब देखो कि ये जो है ना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी नर्मदा केनाल, जैसे गांधीनगर आप जाते होगे तो देखा होगा कि नर्मदा केनाल आते हैं, ऐसे काफी सारे पूरे गुजरात में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी सारी जगह सोलर पैनल्स सॉरी कैनाल्स है, नर्मदा केनाल। अब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम था कि जितनी भी नर्मदा केनाल है ना उसके ऊपर हम इस टाइप के सोलर पैनल लगा दें। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, कौन बोल सकता है, चलो इससे बेनिफिट क्या होगा। जो भी कैनाल्स है उसके ऊपर हम ऐसे सोलर पैनल लगा दे तो क्या बेनिफिट होगा, गिव मी आंसर। चलो 27 स्टूडेंट है, इसमें से कौन आंसर दे सकता है, राइज योर हैंड। विहान, बोल विहान। સર એનાથી સોલાર એનર્જી મળશે, હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ મળતી રહેશે. હારો હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી બેટા કઈ અને રીતે ત્યાં મળશે, ખુલ્લી જગ્યા છે એટલે સોલાર એનર્જી વધારે મળશે. ઓકે સોલર એનર્જી મળશે, ધેટ ઇઝ ગુડ આન્સર, રાઈટ, એ પ્રોપર છે। હજી પણ એક બીજો પણ એક પોઈન્ટ છે,
कौन बोल सकता है? कुंज। सर अवाज कपाई છે કોનો મારો અવાજ કપાઈ છે? सर उसमें कोई कचरा नहीं डाल पाएगा। ओके, वो भी है। चलो, अवाज एक तो जो कपाई છે कचरा है वो कोई अंदर डाल नहीं सकता। दूसरा, दूसरा कौन बोल सकता है? तीसरा पॉइंट बोलो, चलो जल्दी। सार्थक। सर बोल कैनाल जल्दी। का पानी साफ करने के लिए, कैनाल का पानी साफ करने के लिए मशीन होता है उसके लिए। ना, वो तो कुछ क्या, यानी कि पता नहीं चला क्या कहना चाहते हैं। सर कैनाल का पानी होता है वो साफ करने के लिए मशीन तो होता ही है ना, हाँ, हमें उसके लिए हमें सोलर हमें मैं एनर्जी। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मुझे यहाँ सोलर पैनल लगाने की क्यों जरूरत पड़े? यहाँ ही क्यों बेस्ट है? तो अपने हिसाब से सही सोच रहे, लेकिन ये जो मेरा क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सेट नहीं हो रहा। यस युग। सर पानी मतलब पानी बोल सकते हैं उससे। क्या? जोर से बोल बेटा। पानी उससे क्लीन हो सकता है। वो तो हो गया ना, मतलब वेस्ट वेस्ट डालेगी नहीं तो क्लीन ही होगा ना। पब्लिक हेल्थ बढ़ेगी और इकोसिस्टम भी सेफ रहेगा। ओके ओके, वो भी सही है, लेकिन अभी भी एक और आंसर मुझे चाहिए। यस जस। सर पानी इवापोरेट कम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वही आंसर जो मुझे चाहिए था कि इवापोरेशन नहीं होगा पानी का। कि मेन चीज क्या होती है कि नर्मदा कैनाल से, जैसे सरदार सरोवर डैम से पानी जैसे यहाँ हम डालते कैनाल्स के अंदर, तो प्रॉब्लम ये होगा, समझ लो कि 5000 क्यूब मीटर क्यूब पानी डाला, लेकिन वो उसमें से ऑलमोस्ट 2000 जितना तो पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो वो पानी तो हमारे लिए वेस्ट ना किसी के हाथ में आया ना सरदार सरोवर के डैम में उसके हाथ में आया, ना खेतों में जा सका। तो यहाँ ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था कि जो पानी जो कैनाल में से इवापोरेट हो जाता था हवा में, वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अब क्या आ गया, एक सोलर सेल आ गई। अब दूसरा, और अभी वो पानी का भी इवापोरेशन, वाटर इवापोरेशन भी है। अभी भी एक और चीज है जो है कि मेन प्रॉब्लम क्या था कि ये सोलर पैनल्स को लगाना है, क्योंकि उसको बहुत सारा एरिया चाहिए। अब इतनी जगह कोई क्यों देगा किसी को? या फिर गवर्नमेंट के पास भी इतनी जगह, इतनी तो वैसे तो वेस्ट होती नहीं है जमीन, क्योंकि आज जमीन कितनी महंगी होती है वो आपको पता है। तो एक चीज थी जो हमें, एक एरिया का प्रॉब्लम था, जमीन का प्रॉब्लम था, जगह का प्रॉब्लम था, वो भी सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जमीन तो हमारे लिए कुछ काम की, यहाँ तो कोई खेती तो कर सकता नहीं, या फिर इसका तो कोई यूज होता नहीं है। तो वो जगह का इश्यू था, वो भी बंद हो गया। जो जगह चाहिए थी ये पैनल्स को लगाने के लिए, बहुत ज्यादा एरिया चाहिए था, वो में एरिया मिल गया। दूसरा, सोलर पैनल से एनर्जी मिलेगी, कोई अंदर कचरा नहीं डालेगा, और वाटर भी इवापोरेट नहीं होगा। यानी कि इसको बोलते हैं एक तीर से चार सिक्का। एक तीर से चार सिक्का, जो नरेंद्र मोदी का एक विजन था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन इतना जोर से नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो गवर्नमेंट काम कितना ढीला होता है। लेकिन यदि वो एकदम फोकस के साथ, प्रॉपर काम के विजन के साथ यदि काम करे, तो ऐसा हो सकता है गुजरात को एक पानी का जो प्रॉब्लम था सबसे बड़ा वो, और एक सोलर एनर्जी का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट के जरिए खत्म हो सकता है। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऐसे भ्रष्टाचारी लोग या नेता की वजह से ये अभी भी इतना 100% सक्सेस नहीं हो चुका है। बोलो, इसमें कोई डाउट, डिफिकल्टी? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सेल। वही चीज है, सोलर पैनल वो सोलर चीज, नया कुछ नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम घर पे लगा सकते हैं हमारे पर्सनल यूजेस के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स के घर पे हो सकता है किसी के घर पे सोलर सेल का पूरा, ओके इसमें नहीं है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के घर पे इस टाइप का प्रोजेक्ट था। क्या होता है कि घर के ऊपर ऐसा पैनल लगा देते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो यहाँ बैटरी को
अंदर यूज हो जाती है, वो यहाँ से इलेक्ट्रिक पैनल के जरिए हमारे घर पे पहुंचती है। काफी बार ऐसा भी होगा कि आपके घर के अंदर समझ लो 500 वाट की जरूरत है और इसने 400 वाट ही प्रोड्यूस किया, तो बाकी का 100 वाट हम जो मीटर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, टोरेंट या जो भी इलेक्ट्रिक जनरेट करता है वहां से ले लेंगे। और काफी बार ऐसा भी हो सकता है यहाँ इसने 600 एनर्जी यूज की, तो वो जो 100 वाट हमने एक्स्ट्रा एनर्जी यूज की वो हमारे बिल में माइनस होके आएगी। यानी कि आपका जो बिल होगा ना, समझ लो -100 वाट, अब समझ लो 1 वाट का 6 रुपीज है तो -60 मीन्स व्हाट आपका जो बिल आएगा ना वो क्या आएगा -60। मीन्स व्हाट कि आपको नहीं देना है गवर्नमेंट को, या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट कर रहा है टोरेंट पावर को, आपको खुद को आपको उसको 600 रुपये देना होगा। यानी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि आपने एनर्जी यूटिलाइज की, एक्स्ट्रा एनर्जी गवर्नमेंट फ्री में ले लेगी, वो ऐसा एडजस्टमेंट कर देंगे कि आपको यदि जरूरत होगी तो देगी एनर्जी, और आपको यदि नहीं जरूरत आपने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोडक्शन की तो वो खुद परचेस कर लेंगे और बिल के अंदर आपको एडजस्ट कर देते हैं। सो इट इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन कि हम अपना घर का लाइट बिल बचा सकते हैं और पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट को भी बचा सकते हैं इससे। ओके, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट सभी के होते हैं, उसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट है। फर्स्ट, डाइवर्स एप्लीकेशन। इतना प्रॉब्लम्स है कि हम हर एक जगह पे ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। डाइवर्स यानी कि अलग अलग तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, घर के अंदर यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइन में यूज कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक एप्लीकेशन है। रिन्यूएबल सोर्स है ये, रिन्यूएबल यानी कि कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, या फिर काफी सारे ऐसे लोग भी है जो यहाँ इससे कमाते भी है, यानी कि उसका बिल तो फ्री में चला जाता है फिर भी गवर्नमेंट उसको 100-150 यूनिट का पैसा देती है। कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। यदि किसी ने आपके सोलर सेल के ऊपर कोई पत्थर ऐसा कुछ फेंका और टूट गया तो ही, अदरवाइज दूसरा कोई मेंटेनेंस होता नहीं। तो ये सारे उसके पॉजिटिव पॉइंट थे। अब नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें तो वेदर डिपेंडेंट, ऐसा नहीं है मॉनसून सीजन में क्या करोगे, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्टोरेज एक्सपेंसिव है, हम उसको यूटिलाइज करना इजी है, प्रोडक्शन किया यूज कर लिया वो अलग चीज है, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद उसको पहले क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। स्टोरेज से हम लेते हैं हमारे अपने घर में, तो वो जो बैटरी होती है वो बैटरी बहुत महंगी होती है, तो इट इज ऑल्सो वन टाइप द नेगेटिव पॉइंट। लॉट्स ऑफ स्पेस, ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा एरिया है वहां भी हमने सोलर से लगा दिया, क्योंकि फ्लैट में नहीं लगा सकते क्योंकि स्पेस नहीं होता। इनिशियल कॉस्ट हाई है, हाँ आपने एक बार लगा दिया बाद में जिंगा ला लेना, टाटा स्काई का एडवर्टाइज आता है वैसा ही, एक बार लगा दिया तो बाद में प्रॉब्लम, लेकिन वो एक बार लगाना विच इज कॉस्टली, वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, 5-6 लाख रुपीस इसमें आराम से लग जाते हैं। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर से फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, डाइवर्स अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स, ये आंसर किसका है, सोलर एनर्जी का, ध्यान रखना सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस कॉस्ट उसका लो है, लेकिन प्रॉब्लम्स इसके अंदर है कि वो वेदर पे डिपेंडेंट है, स्टोरेज करना एक्सपेंसिव है, ज्यादा स्पेस चाहिए, और उसका इनिशियल कॉस्ट यानी कि उसको लगाना वो थोड़ा महंगा है। ओके, अब हम ऐसी एनर्जी की बात करेंगे जो सी से मिल रही है, सी से मिल रही सारी एनर्जी के बारे में हम अभी बात करें। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी, ये 3 मेन एनर्जी है जो हमें सी के जरिए मिल रही होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि टाइड, आपको पता है कि दिन के अंदर और रात के अंदर एक बार हाई टाइड एंड लो टाइड आता है। जैसे हाई टाइड आएगा तो पानी का फ्लो इस साइड आएगा, तो पानी पूरा इस साइड जमा होगा, डिपोजिट होगा। अब जब लो टाइड होगा, लो टाइड यानी कि ये पानी का फ्लो बैक साइड आएगा, तब ये जो पानी जब रिवर्स जा रहा होता है तब बीच में हम क्या कर देते हैं, यहाँ टरबाइन लगा देते हैं। वो जो टरबाइन होता है वो क्या करता है, जो डैम के ओपनिंग यानी कि इस भाग के अंदर ये जो पानी का फ्लो रिवर्स जा रहा है, सिंपल चीज याद रखो बच्चों कि पहले क्या आया, पानी आया यहाँ से, पानी आया हाई टाइड की वजह से। अब लो टाइड में क्या होगा, पानी रिटर्न जाएगा, जब रिटर्न जाएगा तो बीच में हम क्या कर देंगे, यहाँ टरबाइन लगा देंगे, जिससे वो पानी टरबाइन को चला के रिटर्न जा रहा है, यानी कि ये जो टरबाइन है वो चल रहा है। अब यदि टरबाइन चलेगा तो सिंपल चीज है, क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो दैट इज कॉल्ड
टाइडल एनर्जी। तो ऐसे हम टाइडल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को? ओवरऑल समझा देता हूँ बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, इजी चैप्टर है पूरा। वेव एनर्जी, सेम एनर्जी टाइडल एनर्जी जैसा ही है, लेकिन वेव और टाइडल दोनों अलग चीज है। टाइडल एनर्जी में जनरली दिन में एक ही बार टाइड आती है और वो पूरा बड़ा एक डैम जैसा बनाते हैं और पानी धीरे धीरे रिवर्स में जाता है। लेकिन वेव में क्या होता है, आता है जाता है, दिन में काफी बार काफी टाइम पे वो आता रहता है और जाता रहता है। और वो जो मूवमेंट है पानी का वो सेम है कि यहाँ टर्बाइन लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंट खाली एक ही चीज है, टाइडल दिन में एक बार होता है और एक बार ही उसको पानी का फ्लो ज्यादा होता है और बड़ा पानी भर देते हैं। और यहाँ ये जो टैंक होती है वो छोटी होती है, जिसकी जरिए वो क्योंकि आते जाते रहती है, इसलिए वो टैंक वो जो ये जो टैंक होती है वो एकदम हाई लेवल की नहीं होती है। ओके, दैट इज कॉल्ड वेव एनर्जी। वेव आ रहे हैं दरिया में से, वो वेव, ओके, उस वेव को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में यूज कर सकते हैं। ओके, ओशन थर्मल एनर्जी। ओके, ओशन थर्मल एनर्जी यानी कि आपने यदि कोई जामनगर साइड का होगा तो उसको पता होगा कि ओशन थर्मल एनर्जी जनरली क्या है कि रिलायंस के ने सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया है ओशन थर्मल एनर्जी के ऊपर। जामनगर में बीच दरिए उसका एक पूरा बड़ा सा प्रोजेक्ट है। वो क्या कर रहा है कि जो ओशन होता है, ओशन उसके अंदर एक गर्म पानी होता है, यानी कि वार्म सी वाटर होता है, एकदम अंदर एकदम नीचे से। और वो गर्म पानी को हम यूज करेंगे एज ए टरबाइन चलाने में। ये टरबाइन चलेगा और एनर्जी जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड द ओशन थर्मल एनर्जी। यानी कि थर्मल एनर्जी सही है क्योंकि आपने थर्मल एनर्जी सीखा था, लेकिन खाली थर्मल एनर्जी में क्या होगा, वो जमीन में से आएगी, सोइल में से आएगी। लेकिन ओशन में से जो आ रही है, ओके, क्योंकि आपको पता है कि ओशन भी एक लिमिटेड होता है, पानी के नीचे तो आफ्टर तो जमीन ही होगी। तो जमीन से जो एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, वो वार्म वाटर, क्योंकि उसका डिफरेंट क्या होगा, बाहर की हीट और अंदर की हीट में काफी सारा डिफरेंट होता है। तो वो जो मोशंस, वो जो मूवमेंट है वाटर का, वो मूवमेंट की वजह से ये टरबाइन क्या होता है, पूरा घूम रहा होता है। वो जो टरबाइन घूम रहा है उससे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्ट करने में। ओके, प्रोडक्शन में जनरली उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द ओशन थर्मल एनर्जी। यस, બોલ શ્રેયા, શું ડાઉટ છે? તમારો અવાજ જ નથી આવતો, બહુ સ્લો આવે છે. બધાને એવું થાય છે? શું? सभी स्टूडेंट को ऐसा हो रहा है आवाज में? नो सर। बाकी सारे स्टूडेंट को क्लियर आ रही है आवाज? सर, हाँ सर। Yes, sir. યસ સર. Yes, sir. श्रेया बेटा, तू तेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद, इसलिए तेरे में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि शायद तेरा नेटवर्क स्लो होगा जिसकी वजह से ये आवाज का इश्यू आ रहा है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है। ओके, कोई बात नहीं, समझ में आया इतने समझ। बाकी कोई टॉपिक इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है और इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं कर ही रहा हूँ। जब भी नेट पे अपलोड करूंगा ना, तब लिंक ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, तो देख लेना आप, ऐसा हो तो। ओके, सो ओशन थर्मल एनर्जी क्लियर। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट मींस, तो एक तो ये रिन्यूएबल है क्योंकि उसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली, कोई पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता, एबंडेंट एंड वाइडली अवेलेबल, हर एक जगह पे जहां ओशन होता है वहां ये पॉसिबल है, एंड वैरायटी ऑफ वेज टू हार्नेस, यानी बहुत सारे तरीके जिससे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्लस पॉइंट ऑफ द ओशन थर्मल एनर्जी। ओके, अब नेगेटिव पॉइंट कौन से है? तो नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला तो एक सर्टेन लोकेशंस होता है, हर एक जगह पे, ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे ये पॉसिबल है, बहुत कम रेयर केस में जगह होती है जहां हीट एनर्जी जनरेट होती है। इफेक्ट ऑफ मरीन इकोस, हाँ, इकोसिस्टम को वो 100% इफेक्ट करता है, क्योंकि जहां आप ये प्रोडक्शन लगाओगे,
जहाँ एस्टेब्लिश करोगे पूरा सिस्टम, उस एरिया की जितनी भी मछलियां या फिर कोई भी मरीन एनवायरमेंट, मरीन लाइफ है, उसको ये इफेक्ट करेगा। वीक परफॉर्मेंस इन द रफ वेदर, अब दरिया के बीच में जोखिम लेना है तो ऐसा होगा कि जब रफ वेदर होगा तब ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। नॉइज एंड विजुअल पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा आवाज जनरेट करता है। विजुअल पॉल्यूशन तो पता नहीं कैसे पॉसिबल, लेकिन नॉइज 100% इससे जनरेट होता है। ऐसा हो सकता है विजुअल पॉल्यूशन में कि ये जो एनर्जी है जिसकी वजह से एक टाइप ऑफ हीट जनरेट होती है और वेव्स निकलते हैं, यानी कि एग्जांपल फॉर ऐसे बोल सकते, जो दिल्ली के अंदर आपको पता है कि कोई भी चीज क्या बोल सकते हैं हम उसको, दिखती नहीं है, ओके, तो ज्यादा शायद एयर पॉल्यूशन जैसा कुछ होता होगा विजुअल पॉल्यूशन में, जिससे हमें दिखने में दिक्कत हो। ये सारे उसके नेगेटिव पॉइंट है। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिन्यूएबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एबंडेंट एंड वाइडली अवेलेबल, बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है और काफी सारे वे है जिससे हम उसका यूटिलाइज कर सके। सूटेबल टू सर्टेन लोकेशन, बहुत कम लोकेशन में पॉसिबल है। इकोसिस्टम, मरीन लाइफ को वो अफेक्ट कर सकती है, और रफ वेदर में वीक परफॉर्मेंस होता है और नॉइस पॉल्यूशन जनरेट करती है। अब नया टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मींस व्हाट? तुलसी श्याम कोई गए होगे, गए हो कोई तुलसी श्याम देखा है किसी ने? यदि कोई गए हो, तुलसी श्याम में क्या है, गर्म पानी के कुंड है, जिसके अंदर क्या है कि अंदर से ऑटोमेटिक जमीन में से गर्म पानी निकल रहा होता है, एकदम हाई लेवल का, बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है। तो अर्थ के अंदर, दुनिया में, अर्थ इंडिया में भी काफी सारी ऐसी जगह है जहां जमीन में से इतना हाई हीटिंग, यानी कि हाई, बहुत ज्यादा गर्म पानी बाहर निकल रहा होता है। अब वो गर्म पानी, वो जो स्टीम है, वो गर्म पानी भी हो सकता है या स्टीम भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हॉट वाटर हो सकता है या स्टीम। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जियोथर्मल में। जियो डाउट था कि जियोथर्मल नेचुरल है, तो हाँ नेचुरल है, उसमें कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का ऐसा हमारे हाथ में नहीं कि हम खुद जगह डिसाइड करें। वो ओके, वो तो कुदरत ने दी होगी, नेचर्स ने दी होगी, वही जगह पे ये हॉट वाटर और स्टीम निकलता है, हर एक जगह पे वो निकलता नहीं है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें यदि, तो फर्स्ट इकोनॉमिकल है एंड पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई भी टाइप का पॉल्यूशन ये जनरेट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैंने अभी बात की कि इट्स नॉट अवेलेबल टू एवरीवेयर, हर एक जगह पे ये पॉसिबल नहीं है। कि आपने देखा कि हमारे घर पे जो जगह है उसमें मैंने ऐसा कोई भी खड्डा निकाला और उसमें से हीट वाटर या स्टीम जनरेट होने स्टार्ट हुई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों? जस्ट बिकॉज ये कम और बहुत कम जगह पे ये पॉसिबल है। डीप ड्रिलिंग इज वेरी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव, क्योंकि अब देखो ऐसा नहीं कि ये जगह है, जमीन है, उसमें इतना खड्डा निकाला और आप आराम से हीट वाटर आना स्टार्ट हो गए। बहुत उसको समझ लो कि ड्रिलिंग करना पड़ता है, बहुत अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे जैसे अंदर जाओगे, अर्थ के नीचे जाओगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हीट जनरेट ज्यादा होगी, यानी कि आपको चांसेस ज्यादा है कि हीट एनर्जी मिलने का, जियोथर्मल एनर्जी मिलने का। तो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है जियोथर्मल एनर्जी का। यस सार्थक सर बोलो। ये नेचुरली नहीं बनता, हमें क्या? खोदना पड़ता है इसके लिए? अरे ये कुआं देखो, ये ऐसी चीज है कि काफी सारी ऐसी जगह होती है, कम ऑटोमेटिकली भगवान यानी कि ऑलरेडी किसी ने खोदा हो या फिर ऐसी जगह होती और आराम से निकल रही होती। लेकिन यदि आप खुद प्रोडक्शन करना चाहते हो तो ऐसी जगह ढूंढ लो कि जहां इस टाइप की एनर्जी मिल रही है, और यहाँ से आपको ड्रिलिंग करना पड़ता है। आप जैसे यहाँ से ड्रिलिंग करोगे तो अंदर से क्या होगी, हीट एनर्जी ऑटोमेटिकली बाहर आएगी, और यहाँ से आप इस हीट एनर्जी का टरबाइन चला के यूज कर सकते हो। ओके, बोलो बोलो युग। वो तुलसी श्याम में जो 3 अलग अलग पॉन्ड है, उसमें हाँ एक सबसे ज्यादा गर्म, उससे थोड़ा गर्म, तो वो उसके टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं अंदर से। हाँ, वो एक देखो,
काफी सारे क्लियर ना, दूसरा कोई डाउट नहीं तो मूड कर रहा हूँ। नहीं नहीं। देखो काफी सारे ऐसे एरिया है जहां अभी साइंटिस्ट भी खुद उसका ऊपर बात नहीं कर पा रहे, यानी मैं तो कहाँ आपको आंसर दे सकूंगा, क्योंकि ऐसी जगह है जहां एक एक टाइप का क्या है कि ऐसा बोल सकते हो कि एक टाइप का क्या कहते हैं उसका, वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, कि एक भगवान का एक चमत्कार ही है कि एक ही दो जगह कि यहाँ एक ठंडा पानी निकल रहा है और एक गर्म पानी निकल रहा है, क्योंकि वहां और एक नॉर्मल वाटर निकल रहा होता है, स्टीम और निकल रही होती है काफी बार, हीट वाटर। तो ये एक चमत्कार है। देखो इसका अभी रिसर्च हो रहा है, काफी सारे ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो अभी भी साइंस के हाथ में नहीं होते, ओके, क्योंकि उसके ऊपर अभी रिसर्च चालू होता है। तो ये एक अपवाद फॉर्म है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ऐसा केस बहुत कम जगह पे, वैसे बोल सके तो इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर एक दो जगह ही ऐसा होगी कि एक जगह पे गर्म पानी और एक साइड दूसरी तुरंत थोड़े टाइम के बाद थोड़े डिस्टेंस पे दूसरा कुंडा है उसमें से गर्म पानी निकल रहा है। वो क्यों हो रहा है वो तो आप अपने हिसाब से मुझे पता है तब तक अभी तक साइंस इसके बारे में कुछ जान नहीं पाया, लेकिन फिर भी यदि कुछ रिसर्च हुआ होगा तो मैं अपने हिसाब से नेट पे सर्च करके वो देख लेता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर मुझे याद कराना कि इसके रिगार्डिंग हम डिटेल्स में आंसर में देखेंगे, ओके, डिस्कस करेंगे। अभी तक मुझे पता है तब तक इसका भी कोई रिसर्च नहीं हुआ, किसी को भी पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। लेकिन फिर भी रिसेंटली यदि किसी साइंटिस्ट ने या फिर किसी ने ऐसा कुछ ढूंढ निकाला है कि इसका रीजन ऐसा क्यों है, तो मैं शायद नेट पे सर्च करूंगा, ट्राई करूंगा, यदि इसका मुझे आंसर मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी तो 90% चांसेस ऐसा है, 99% कि अभी भी इसके डिस्कस नहीं हुई है किसी के साथ, ओके। क्लियर ना? आगे बढ़ू, थंब दिखा दो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ू, ओके। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा बोल सकते हैं इट इज डेंजरियस एनर्जी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा कि अपने घर के अंदर ये न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकता है। क्यों? क्योंकि डेंजर है। पहले आप देख सकते हो यूरेनियम और है, इसका मीनिंग ये नहीं कि यूरेनियम है पूरा, इसके अंदर से मिनिमम टू मिनिमम आप 0.5% यूरेनियम मिलता है। देखो इतनी बड़ी जगह है ना, उसमें से समझ लो कि 500 या 5000 किलोग्राम का आपने यूरेनियम लिया है, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 या 150 या 1 किलोग्राम, इट डिपेंड्स कि यूरेनियम के अंदर यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ओरे के अंदर। तो इस टाइप का कुछ मटेरियल होता है, पत्थर जैसा कुछ होता है, इसके अंदर से यूरेनियम निकालना पड़ता है। तो यूरेनियम इज फिनाइट, फिनाइट यानी कि बहुत कम है और बहुत कम कंट्री में अवेलेबल है, इसलिए वो शायद महंगा भी है और हमारे लिए थोड़ा जोखिम भी है। अब एनर्जी कैसे हम जनरेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है तब उसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है। दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। वैसे अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्यूजन मीन्स व्हाट, जब एक में से दो चीज होती है, कन्वर्ट होती है, एक बड़ा सा होता है, इसमें से ब्रेक होके दो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम फ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। और फ्यूजन प्रोसेस के अंदर, फ्यूजन्स के अंदर एक छोटे छोटे दो को मिला के एक बड़ा मोलिक्यूलर बनता है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो प्रोसेस से जनरली एनर्जी जनरेट होती है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूरेनियम उसमें यूज होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज होता है? यूरेनियम। आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी को जापान ने जब बॉम्ब फेंका तब क्या हालत हुई थी, तो बहुत डेंजरस टाइप और ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी जनरेट होती है। हाँ, यदि हम देखो आपको, आप मानोगे नहीं, जिसने यूरेनियम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब ढूंढा था, ओके, वो एक पॉजिटिव पर्पस, उसने क्या बोला था, मेरी सबसे बड़ी और इस दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की यदि किसी भी सबसे बड़ी गलती हो तो वो है यूरेनियम का बॉम्ब का इन्वेंशन होना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है यदि हम उसको पॉजिटिवली यूज करें, यानी कि ये जो आप फिगर देख सकते हो, ये पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यदि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में उस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और यदि हम डिस्ट्रक्टिव पर्पज में, यानी कि किसी को उड़ाने के लिए उस न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करेंगे, तो बहुत
से करोड़ों खरबों रुपीस की नुकसानी हो सकती है। हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, हम पावर प्लांट के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे काम करता है पावर प्लांट। ओके ओके, किसी ने वो मूवी देखा होगा शायद, कौन सा, पोखरण, तो उसके अंदर पूरा का पूरा कैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हाईलाइट करते उसके बारे में बताया हुआ है, और कितनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है जब एक एटॉमिक बॉम्ब फटता है। तो ऐसा ही कुछ होता है इसके अंदर। यहाँ आप देख रहे हो एक न्यूक्लियर वेसल, आपको डिटेल्स में नहीं समझाना है, टेक्स्ट बुक में कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज क्लियर हो। उसके अंदर ये न्यूक्लियर के ऐसे छोटे छोटे मोलिक्यूलर होते हैं। अब उस मोलिक्यूलर को हीट दे के उसको तोड़ते और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है। और अब फ्यूजन से क्या होता है, जब एक न्यूक्लियर, एक यूरेनियम जब टूटता है तब थोरियम और दूसरा एक एलिमेंट्स होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। साथ में 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, 3 न्यूट्रॉन। अब वो जो 3 न्यूट्रॉन है, जैसे समझ लो कैसी चीज, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस कैसे होती है। एक यूरेनियम है, एक यूरेनियम का एटॉम्स है, मैंने क्या किया, एक न्यूट्रॉन्स था उसके ऊपर फेंका, जैसे मैंने न्यूट्रॉन्स के ऊपर फेंका तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा और थोरियम और दूसरा एक एलिमेंट्स और 3 और न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। अब ये 3 न्यूट्रॉन दूसरे 3 यूरेनियम के ऊपर थ्रो होते हैं। ये 3 यूरेनियम, ये जो मोलिकुलर्स होते हैं वो टूटते हो और वो और 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट करते हैं, थोरियम और 3 नए न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? तो एक में से पहले कितना हुआ, 3, अब 3 में से कितना हुआ, 9। तो ऐसे एक बाइनरी फ्यूजन के जरिए ये प्रोसेस चलती रहती है और बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती रहती है। अब यदि ये सारी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर पाए तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि ऐसा हमारे पास अभी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है जो इस एनर्जी को सह सके, उसको अपने आप में अंदर जनरेट कर सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रोड का यूज करते हैं, जो क्या करता है उसको कंट्रोल में रखता है। और वो जो एनर्जी सारी जनरेट होती है, इससे क्या होगा, ये स्टीम होता है, स्टीम पानी, वो पानी स्टीम में जनरेट होगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और वो स्टीम एकदम हाई प्रेशर से टरबाइन में जाएगी। उस टरबाइन से ये जनरेटर चलेगा और ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये जो पानी एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ उसको हम बाहर निकाल देते हैं और ठंडा पानी को वापस यहाँ डालते हैं। वो ठंडा पानी को अब ये अंदर से जो हीट जनरेट होती है वो और गर्म करेगी तो हाई प्रेशर से जाएगा, जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। ठंडा पानी आया, ठंडा पानी वापस यहाँ डालेंगे, हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहती है और एनर्जी जनरेट होती रहती है। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट न्यूक्लियर एनर्जी का देख लेते हैं। प्लस पॉइंट ये कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल से मिलती है। छोटा सा एक न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी जनरेट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द प्लस पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एनर्जी का। दूसरा, ग्रीन हाउस जनरेट नहीं कर रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे जनरेट नहीं होता है। बाकी पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता रहता है, लेकिन इससे जनरेट होता नहीं है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो एनवायरमेंट, ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो बहुत क्या होगा, आप समझ सकते हो कि हमारे लिए जोखिम भरा है। तो इससे क्या होता है कि एनवायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स होता है। दूसरा है एक्सीडेंटल लीकेज, यानी कि जब एक्सीडेंट हो जाए ऐसा कुछ तो रेडिएशन जो जनरेट होता है वो रेडिएशन पूरे एरिया को खत्म कर सकता है। इंस्टॉलेशन बहुत हाई कॉस्ट है और सिंपल चीज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यानी कि ये जो फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि यूरेनियम, वो बहुत कम क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा हर एक जगह पे वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सभी का ये प्लस पॉइंट है और ये उसके नेगेटिव पॉइंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लस पॉइंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है एकदम छोटे से फ्यूल में से, ग्रीन हाउस जनरेट करता नहीं है, ये सारे प्लस पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट करता है जो एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। यदि कोई एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए, भोपाल के अंदर ऐसी गैस दुर्घटना हुई तो जो इंडिया की सबसे
बड़ी ऐसा बोल सकते हैं एक्सीडेंट था, तो ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हमें एक्चुअली भुगतना पड़ता है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, और दूसरा है अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो है नहीं। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक के अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जितनी भी हम एनर्जी के बात की, तो हम इंडिया में एनर्जी कहाँ से निकालते हैं? तो 34% एनर्जी निकालते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जैसे ऑयल में से, पेट्रोलियम में से। 28% निकालते हैं हम कोल में से, और 23% निकालते हैं नेचुरल गैस लाइक सीएनजी, एलपीजी, ये सब कुछ। कोल, पेट्रोलियम तो पता ही है, और ऑयल में आ जाएगा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। तो अब देखो 34, 28 एंड 23 आप काउंट करोगे ना, 8, 4, 12, 5, 15, कैरी 1, 3, 4, 6 और 8, 85% एनर्जी तो हम ऐसी एनर्जी यूज करते हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, वो खत्म हो सकती है। देखो बच्चों, 85% एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल है और खत्म हो सकती है, एनवायरमेंट को हार्मफुल है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं 85%। तो हमारे लिए, इंडिया के लिए सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए एक, हाँ, हमें यदि उसको अब एनालिसिस करें तो हमारे लिए बहुत जोखिम भरा है। यदि हम उसका परसेंटेज कम नहीं करेंगे, और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल सोर्स है, उसका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाएंगे और इसका डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट 20-25 साल, 50 साल या 100 साल के अंदर ये जो एनर्जी है वो कुछ बचने वाली नहीं है। कोई डाउट, डिफिकल्टी इसके अंदर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है नहीं, जस्ट खाली डिस्कस करना है कि एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस, यानी कि ये जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो एनवायरमेंट को हर एक टाइम पे डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब यानी कि कैसे? क्योंकि वो जो एनर्जी से जो चीज निकल रही है, एनवायरमेंट को पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे कि जो कार पहले समझ लो कि 10 की एवरेज देती थी, अब वो 20 की एवरेज देने लगी है, अब वो 25 की एवरेज देने लगी है। जो एम्बेसडर कार आती थी पहले के जमाने में, उसमें 1 लीटर पेट्रोल के अंदर खाली 10 से 15, 10 किलोमीटर चलता था। आज आप नई कार ले लो, ओके, मारुति सुजुकी की, तो वो ऑलमोस्ट 25 जितनी एवरेज देती है, यानी कि 1 ही किलोमीटर के अंदर 25 किलोमीटर चलता है। तो ऐसा कुछ मशीन, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजिकल हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। दूसरी, क्लीन फ्यूल, चोखी, यानी कि एकदम एंड पॉल्यूशन ना करे, ऐसा सीएनजी जैसा फ्यूल को हमें जनरेट करने की जरूरत है, जो एयर पॉल्यूशन क्या करे, कम करे। दूसरा, सोलर सेल जैसा कुछ इन्वेंशन, ऑपरेशन हमें हाथ में लेना पड़ेगा जो एनवायरमेंट को डैमेज ना करे। रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च करना पड़ेगा कि ये यदि ये जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम कम पॉल्यूशन हो और ज्यादा चले, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, कितने साल तक टिक सकती है? यदि जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं, यही स्पीड से हम यदि उसको इस क्वांटिटी से हम यूज करने लगे ना, तो ऐसा गवर्नमेंट बोलती है 2050 में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2050 में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन कुछ बचेगा नहीं, यानी कि आप भी जिंदा होगे जब आप अपने कार के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं भर सकते। क्यों? पेट्रोल डीजल बचा ही नहीं होगा। तो प्लीज आप भी अपने हिसाब से एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के फॉर्म में आप खुद भी ट्राई करो कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज का कम यूटिलाइज करो। और क्या कर सकते हैं, कम नॉन रिन्यूएबल सोर्स को हटा के जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूजेस कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स जो अवेलेबल है हमारे लिए, उसका यूजेस करके, उसका स्टोर करके हम अपना जो एनवायरमेंट है, हमारी अर्थ है, सब कुछ बचा सकते हैं। और प्रैक्टिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, इस ये जो एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो भी बच जाएगा थोड़ी क्वांटिटी में। क्यों? जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो रिक्वेस्ट है सभी को कि प्लीज आप जो भी अपने घर में या फिर अपने रूटीन लाइफ में, यदि आप अभी भी बच्चे हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, तो एक्टिवा का यूज कम कर दो, साइकिल का यूज करो। ऐसे काफी सारे हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर ऐसे एक्सरसाइज है जिससे हम इस एनर्जी को लॉन्ग टर्म तक बचा सकते हैं। ओके, सो बस इस चैप्टर के अंदर ये सही था, कुछ नया कुछ था नहीं। अपने हिसाब से सारे आंसर आप खुद दे सकते हो, ऐसा है। अब जो भी पीपीटी मैंने बनाई है
उसका मैं एक पीडीएफ वर्जन 1-2 दिन के अंदर अपलोड करूंगा, जिससे आपको रिविजन्स में इजी होगा। ओके, ये आज के लेक्चर्स के अंदर जो भी सीखा वो फटाफट हम 1 बाय 1 घुमा देते हैं। और एक तो पहला हम सीखे थे आज के लेक्चर्स के अंदर वेन एनर्जी। ओके, वेन एनर्जी कैसे जनरेट होती है, उसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में सीखे थे। सोलर एनर्जी, सन के जरिए जो एनर्जी मिलती है वो, सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर पैनल, ये सब कुछ आज सीखे थे। उसके प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट। सी से जो एनर्जी मिल रही है, टाइडल, वेव एंड ओशन। टाइडल कैसे जनरेट होती है, वेव एनर्जी कैसे जनरेट होती है, थर्मल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, उसके प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट। ओके, दूसरे जियोथर्मल एनर्जी जो जमीन में से निकल रही होती है, काफी सारी जगह ऑटोमेटिक निकल रही होती है, काफी सारी जगह में ड्रिलिंग से निकालनी पड़ती है। और लास्ट टॉपिक था न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, और कैसे प्लांट्स पूरा काम कर रहा होता है वो मैंने समझाया था, उसके प्लस पॉइंट और उसका नेगेटिव पॉइंट। जो इंडिया में जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं उसका परसेंटेज में ये वैल्यू थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और दूसरी चीज एनवायरमेंट कंसिक्वेंस और कितने साल तक ये टिक सकती है, इसके रिगार्डिंग पूरे टॉपिक को हमने सीखा। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर्स अच्छे से रीड करो, और उसका मैं पैम्पलेट अभी भेज रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आंसर अपने हिसाब से लर्न करो, लिखो, और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको उसकी टेस्ट देनी है। ओके, सो बाय, टेक केयर। कोई डाउट, डिफिकल्टी किसी को? गिव मी आंसर यस और नो, जिससे हम क्वेश्चन लेक्चर को खत्म कर पाऊं। यहाँ है किसी को कोई डाउट्स? यस और नो? ओके, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही होगी, मैंने म्यूट कर दिया है सभी को। चलो, है कोई डाउट, डिफिकल्टी किसी को? नो नो। ओके ओके, और सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम कंपलसरी देनी है। ओके, मैंने अपने हिसाब से एक लिस्ट निकाला हुआ है जिस स्टूडेंट्स रेगुलर। कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए हमारी विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट, डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।